हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2016 की ड्रामेटिक जापानीज मूवी द सर्वाइवल फैमिली। यह एक ऐसी मूवी है जिसे देखकर आपको डर लगेगा। हालांकि यह कोई हॉरर मूवी नहीं है और इसमें कोई भूत भी नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि यह मूवी आपके दिल को जरूर छू लेंगी, सिर्फ उनको छोड़कर जो गाँव में रहते हैं। तो बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक सुजुकी नाम की एक फैमिली दिखाई जाती है जो टोक्यो में एक अपार्टमेंट में रहते हैं। फादर योशी जो कि टीवी देख रहे होते हैं, बेटा किंजी और बेटी यूई अपने फोन में बिजी थे। पूरी फैमिली जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है और मुश्किल से ही साथ में समय बिता पाते हैं। ये फैमिली सेम टू सेम आज की दुनिया की फैमिली की तरह है। अगली सुबह जोशी जो है वो लेट उठता है क्योंकि उसकी जो अलार्म क्लॉक है वो बजी ही नहीं, और तुरंत बाहर आकर अपनी वाइफ मित्सु से टाइम पूछता है। लेकिन घर की कोई भी वॉच काम नहीं कर रही थी। साथ ही मित्सु उसे ये भी बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, जिससे घर की कोई भी मशीन काम नहीं कर रही। यूई भी नींद से उठ जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि बिजली नहीं है, वो तुरंत अपना फोन देखने चली जाती है। जोशी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक फोन भी बंद हो चुका था। फादर और बच्चे तैयार होकर अपने काम और स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन सामने ही वो लोगों की भीड़ देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि लिफ्ट का जनरेटर काम नहीं कर रहा और इस कारण से सभी लोगों को सीढ़ियों से जाना पड़ता है। सभी अचानक हुए पावर आउटेज से हैरान थे। जोशी पहले से ही अपने ऑफिस के लिए लेट हो चुका था, इसलिए वो ट्रेन स्टेशन पहुंचता है। यहाँ उसे फिर से भीड़ दिखाई देती है और कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि पावर आउटेज से सभी ट्रेनें बंद हो गई है। वहाँ के ऑफिसर्स ये ऐलान करते हैं कि ट्रेनें शुरू होने पर सभी को वो नोटिफाई करेंगे। इस कारण से लोग बस पकड़ने भागते हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रिक कार्स एंड फ्यूल स्टेशन अचानक एक रहस्यमय तरीके से बंद पड़ गए थे। और तभी हम किंजी को देखते हैं जो अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा होता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि रोड पर एक भी गाड़ी नहीं है। वो लोगों को कंफ्यूजन में काम पर भागते हुए देखता है, तक कि कुछ अमीर लोग उसकी साइकिल से जलने भी लगते हैं। और दूसरी तरफ जोशी जैसे तैसे अपने ऑफिस पहुंचता है। तब उसे पता चलता है कि ऑफिस का मेन ऑटोमेटिक डोर लॉक हो गया है, जो खुल नहीं रहा होता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि वहाँ की किसी की भी वॉच काम नहीं कर रही होती। इस कारण से उनमें से किसी को भी नहीं पता होता कि एग्जैक्ट टाइम अब क्या है। और कुछ देर सोचने के बाद वहाँ के दो एम्प्लॉय उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और सभी अपना काम करने अंदर जाते हैं। और अंदर जाने पर उन्हें निराश ही होना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस का कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ भी पावर नहीं है। वही घर के बाहर मित्सु अपने दोस्तों से मिलती है जो सब पावर आउटेज की बात कर रहे होते हैं। उसके वो फ्रेंड्स पासी के एक स्टोर की तरफ भागने लगते हैं ताकि वो रात के लिए कैंडल्स ले सके। मित्सु कंफ्यूज थी। उसे लग रहा था कि रात होने तक पावर आ जाएगा, फिर भी वो अपने फ्रेंड्स को फॉलो करती है। वहां जाने पर वो देखती है कि लोग खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। मित्सु भी यही करती है और देखती है कि पेमेंट के लिए बहुत बड़ी लाइन लग चुकी है। और अब क्योंकि पेमेंट मशीन भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इस कारण से कैशियर कैश ही एक्सेप्ट करता है। इस कारण से कुछ लोग लाइन तोड़कर एटीएम पर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एटीएम भी काम नहीं कर रहा। लेकिन तभी जोशी के ऑफिस में उन्हें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल पावर आउटेज नहीं है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये किस कारण से हो रहा है। उनका बॉस आज के दिन उन्हें छुट्टी दे देता है क्योंकि कोई भी अपने कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकता था। बाहर वापस जाते समय जोशी साइकिल स्टोर में जाता है। पावर आउटेज की वजह से साइकिल की कीमत बहुत बढ़ गई थी, लेकिन जोशी फिर भी एक साइकिल खरीद लेता है। रात में घर पर हर तरफ कैंडल्स लगी होती है। सब लोग शांति से अपना डिनर करते हैं। केंजी वॉशरूम जाता है, जहां उसे पता चलता है कि टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा। इसी समय नल भी बंद हो चुका था। यूई कंफ्यूज होती है कि इलेक्ट्रिसिटी जाने से नल बंद नहीं होते। डिनर के बाद दोनों बच्चे अपने रूम में जाते हैं, हमेशा की तरह। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो बिना इंटरनेट और फोन के वो बोर हो चुके थे। पूरी
फैमिली बालकनी में आकर आसमान को देखती है। शहर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन तारों की रोशनी से शहर दिख रहा था। पूरी फैमिली इस क्वालिटी टाइम को एंजॉय करते हैं, जो पता नहीं इन्होंने कितने समय से नहीं किया था। अब पावर आउटेज को 3 दिन हो चुके थे। उनका अपार्टमेंट पूरी तरह बदल गया था। किचन में झूठे बर्तन पड़े थे, क्योंकि बर्तन धोने के लिए पानी ही नहीं था। कपड़े घर के अंदर ही सूख रहे थे और सिर्फ 3 दिन बिजली न होने के कारण लोगों के लाइफस्टाइल में भारी बदलाव आ चुका था। उसी दिन जोशी के ऑफिस में उसका बॉस ये अनाउंस करता है, पावर आने तक किसी को भी काम पर आने की जरूरत नहीं। जोशी कहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, लेकिन उसका बॉस अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए कहता है और साथ ही उसका दावा होता है कि टोक्यो जैसी सिटी में रहना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जल्द खाने पीने का सामान सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑफिस के बाहर जोशी देखता है उसका बॉस अपने फैमिली के साथ अपने गांव जा रहा होता है। जोशी भी ऐसा ही करने का सोचता है, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि बहुत जल्द पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि मित्सु बॉटल लेते हुए पासी के एक वाटर टैंक के पास आती है, जहाँ पर उसके ही जैसे बहुत सारे लोग थे। लेकिन उन्हें पता चलता है कि पीने का पानी खत्म हो चुका है और उसी समय जोशी भी बैंक चला जाता है ताकि कुछ पैसे विड्रॉ कर सके, लेकिन वहां पर भी बहुत भीड़ थी जो उसे बाहर धकेल देते हैं। अब पावर आउटेज को 7 दिन हो चुके थे। स्टोर से सारा फूड, पानी और सारा सप्लाई खत्म हो चुका था और ऑफिसेस और स्कूल बंद कर दिए गए थे और हम देखते हैं कि सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। अब ज्यादा से ज्यादा लोग गांव की तरफ जा रहे थे, इसलिए जोशी भी ये तय करता है कि वो भी गांव जाएंगे। अगले दिन वो सुबह सुबह बैग में कुछ जरूरी सामान को लेकर साइकिल से ही गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। जोशी मित्सु को अपने साइकिल पर लेके चलता है। उन्हें आधे रास्ते पर पानी खरीदना था, लेकिन सभी शॉप वालों ने पानी की कीमत बहुत ज्यादा कर दी थी। मित्सु बार्गेनिंग करती है और बहुत कम दामों पर सभी बॉटल्स खरीद लेती है। वो एक जगह रेस्ट करते हैं और खाना खाने के बाद आगे बढ़ते हैं और फाइनली वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान था वो फ्लाइट से मित्सु के फादर के यहाँ कागोशिमा गांव जाएंगे। उन्हें किसी ने तो भी बताया होता है कि फ्लाइट चल रही है, लेकिन यहाँ पर भी वो डिसअपॉइंटमेंट ही होते हैं, क्योंकि बाहर भीड़ ऑफिसर्स के साथ बहस कर रही होती है। ऑफिसर्स बताते हैं कि जब तक पावर वापस नहीं आता सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। अब उनके पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो पास के एक होटल में जाते हैं। होटल के ओनर इस सिचुएशन का फायदा लेते हुए उनसे बहुत ज्यादा पैसे मांगती है, लेकिन वो इसकी कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे। रात में यूई वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन जोशी के मुताबिक वो सोचता है कि टोक्यो में अब सब कुछ खाने पीने का खत्म हो गया होगा और बिना पानी के टोक्यो में रहना नामुमकिन है। हमें साइकिल से ही कागोशिमा गांव जाना होगा। अगले दिन केंजी और यूई एक बुक स्टोर में जाते हैं और वहां से एक मैप लेते हैं ताकि वो उससे एक लोकेशन नेविगेट कर सके। और फिर फैमिली अपनी जर्नी शुरू रखती है और कुछ घंटों बाद वो हाईवे पर पहुंचते हैं, जहां पर उनके जैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं और वो पैदल ही गांव जा रहे होते हैं। और ये सीन देखकर आपको जरूर कुछ तो भी याद आया होगा। खैर रात होने पर वो एक कैंप में बाकी ट्रैवलर्स के साथ रुकते हैं। एक कपल उन्हें पानी पीता देख उनसे थोड़ा पानी मांगता है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं कि ये हमारी आखिरी बोतल है और खाना खाने के बाद वो बाहर ही सो जाते हैं। और अगली सुबह वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन एक टनल में उन्हें बहुत सारी लाशें दिखाई देती है। वहां पर एक बूढ़ी औरत उनकी मदद करती है और उन्हें टनल के बाहर निकालती है। अब पावर आउटेज को 16 दिन हो चुके थे। परिवार एक नदी के पास रुका था, जहाँ पर उनकी आखिरी पानी की बोतल भी खत्म हो जाती है। अब कोई भी ऑप्शन न होने के कारण जोशी डायरेक्टली नदी का पानी पीने लगता है। नदी के आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें साइकिल और बाकी सभी चीजें छोड़कर वहां से एक पुल के नीचे शेल्टर लेना पड़ता है। तूफान खत्म होने के बाद वो देखते हैं कि एक साइकिल का टायर फट गया है, साथ ही उनके कपड़े और खाना भी बर्बाद हो चुका है। तभी दोनों बच्चे पासी के एक शहर में जाकर खाने पीने का सामान ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स शहर के बाहर रुके थे। दोनों भी एक स्टोर पहुंचते हैं
लेकिन अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि फूड सेक्शन पूरी तरह खाली हो गया है। केंजी अपने साइकिल के लिए टायर देखने जाता है, लेकिन सारे टायर्स बिक चुके थे। उन्हें स्टोर में बैटरी वाटर मिलता है जिसे पिया जा सकता है। यूई अपने साथ कैट फूड ले लेती है और वापस अपने पेरेंट्स के पास आते हैं। यूई पहली बार कैट फूड खाती है। उसे ये बहुत गंदा लगता है, लेकिन सरवाइव करने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। केंजी अपने फोन कवर से साइकिल का टायर ठीक करता है और वो फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। पूरी फैमिली कैट फूड और बैटरी वाटर से एक हफ्ता निकाल लेते हैं, लेकिन 22वें दिन वो एक कैंपस ग्रुप से मिलते हैं। कैंपस उन्हें सड़क पर उगने वाले कुछ पौधों के बारे में बताते हैं जिसे खाया जा सकता है। उनमें से एक अपने नॉन डिजिटल कैमरा से उनकी तस्वीर लेता है और वो उनसे प्रॉमिस करता है कि पावर आने तक वो ये तस्वीर उन्हें भेज देगा। कुछ घंटों तक वो उनके साथ ही चलते हैं, लेकिन बाद में वो अपने रास्ते और ये अपने रास्ते चलने लगते हैं। 43वें दिन फैमिली एक एक्वेरियम के पास पहुंचती है। वहाँ के लोग उन मछलियों को पकाकर खा रहे होते हैं। फैमिली खुश होकर लाइन में लगती है क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड फूड था, लेकिन उनका नंबर आने तक वहाँ का फूड खत्म हो जाता है। जोशी उस आदमी से अपने बच्चों को खाना देने की भीख मांगता है, जिस तरह वो कपल इनसे पानी मांग रहा था, लेकिन उनके ही तरह वो आदमी इन्हें मना कर देता है। निराश होकर फैमिली अपनी जर्नी कंटिन्यू रखती है, लेकिन बहुत जल्द बिना पानी और खाने के वो थक जाते हैं। एक दिन वो थक कर जमीन पर बैठ जाते हैं। तब वो भूख से एक कीड़ा खाने वाला होता है, लेकिन तभी उन्हें एक पिग दिखता है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब जोशी उस पिग को पकड़ लेता है। भूख से मरते हुए भी वो उस पिग को मारने में हिचकिचा रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उस पिग के टुकड़े कर देता है और वो खुद का नाम टनाका बताता है और फैमिली को उस पिग को अपने फार्म तक लाने के लिए कहता है। उसके घर पर वो उन सभी को खाना खिलाता है। अब बहुत दिन से भूखे होने के कारण वो सभी खाना खा जाते हैं। वो टनाका के साथ हफ्ते भर रहते हैं, लेकिन फिर से अपने गांव जाने की अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। 3 दिनों बाद वो एक नदी के सामने थे। उन्हें पता चलता है कि जिस मैप को वो फॉलो कर रहे थे वो पुराना मैप है। अब उन्हें गांव जाने के लिए इस नदी को पार करना होगा, इसलिए वो लकड़ियों के टुकड़ों से एक राफ्ट बनाते हैं और बहुत मुश्किल से यूई और मित्सु को नदी के पार पहुंचाते हैं। और अगले ट्रिप में फिर जोशी और किंजी अपनी साइकिल लेने वापस आते हैं। फिर जोशी और किंजी अपनी साइकिल लेने वापस आते हैं, लेकिन तभी जोर की बारिश शुरू हो जाती है और पानी का बहाव बढ़ने के कारण उनका राफ्ट टूट जाता है और जोशी साइकिल के साथ डूब जाता है। किंजी अपने फादर को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नदी में उसको जोशी की विगी मिलती है। अब जोशी की मौत होने के कारण वो तीनों नदी किनारे ही रोने लग जाते हैं और कुछ देर बाद तीनों पैदल ही अपनी जर्नी शुरू रखते हैं और उनके पास थोड़ा खाना होता है जो उन्होंने टनाका से लिया होता है। तीनों रेलवे ट्रैक पर से चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक कुछ डॉग मित्सु पर हमला कर देते हैं, जिससे वो ढलान से नीचे गिर जाती हैं। दोनों अपनी माँ को बचाने भागते हैं, लेकिन नीचे जाने पर उन्हें पता चलता है कि मित्सु का पैर टूट चुका है। वो किसी तरह ट्रैक पर वापस आकर चलने लगते हैं, लेकिन डॉग्स फिर से उन पर हमला करते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक स्टीम ट्रेन की आवाज आती है। तीनों बहुत हैरान होते हैं क्योंकि ट्रेन उन्हें लेने के लिए रुक भी जाती है। वो ट्रेन कोयले से चलती है, इसलिए वो ट्रेन अभी भी काम कर रही होती है। ट्रेन के अंदर के लोग मित्सु का इलाज करते हैं और उनकी काफी मदद भी करते हैं। अगले सीन में हम नदी किनारे जोशी की बॉडी देखते हैं और तभी जोशी को होश आ जाता है और किसी तरह वो उसके पास के एक ट्रक के पास जाता है और तभी स्टीम ट्रेन उसके सामने से गुजरती है। तुरंत जोशी एक स्मोक टॉर्च जलाता है ताकि ट्रेन के लोग उसे देख सके और उसे देखकर ट्रेन रुक भी जाती है और फाइनली पूरा परिवार रीयूनाइट हो जाता है। ट्रेन उन्हें उनके गांव तक छोड़ देती है और वो कई सालों बाद मित्सु के फादर से मिलते हैं और उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पावर आउटेज को 2 साल और 126 दिन गुजर गए हैं। पूरा परिवार उस खूबसूरत गांव में रह रहा होता है और वो यहाँ बहुत खुश थे। वो फिशिंग करते, अपने कपड़े खुद बनाते
और अपनी सब्जियां भी खुद ही उगाते। लेकिन अचानक एक दिन जोशी अलार्म की क्लॉक से जागता है और फिर पूरा गांव जागता है। पता चलता है कि पावर वापस आ गई है। लाइट जलना, फोन चलाना और बाकी सभी डिवाइस अब काम कर रहे होते हैं। सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पावर वापस कैसे आई। लेकिन यहाँ पर फैमिली खुशी होने की जगह थोड़ा दुखी नजर आती है। कुछ हफ्तों बाद परिवार टोक्यो वापस आकर अपनी पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। न्यूज में बता रहे होते हैं कि 2 साल और 126 दिन का पावर आउटेज सूरज की सोलर फ्लेयर की वजह से हुआ था। कुछ लोग ये मानते थे कि ये टेररिस्ट अटैक था, लेकिन किसी को भी इस पावर आउटेज का असल कॉज नहीं पता था। सब लोग बस अंदाजे ही लगा रहे थे। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि फैमिली को एक फोटो आती है और वो वही फोटो होती है जो सफर के दौरान उस कैंपर ने ली थी। पावर आउटेज ने लोगों की दूसरी जरूरी चीजों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, जिन चीजों को सभी इग्नोर करते हैं, जैसे कि सुजुकी फैमिली। पहले इन्हें एक दूसरे की बिल्कुल परवाह नहीं थी। सभी अपनी जिंदगी में और फोन में बिजी थे और वो अब इतने करीब थे जो कि वो पहले कभी नहीं थे। और ये इस कारण क्योंकि उन्होंने मुसीबत के वक्त एक दूसरे का साथ दिया। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर असल दुनिया में भी ऐसा पावर आउटेज होता है तो दुनिया में भी ऐसे ही हालात होंगे या फिर इससे भी बदतर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।